नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास शो कमोडिटी निवेश। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आपके पास कोई भी सवाल हो तो हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए ही सिर्फ सवाल इस नंबर पर भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक कोशिश होगी आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। कल हमारा स्पेशल शो है जो ग्राउंड से होगा। कल हम आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन सोमवार को इसी वक्त पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी निवेश की, और सबसे पहले सवाल जवाब से ही शुरू करते हैं क्योंकि कई दर्शकों के सवाल रह जाते हैं। पहला सवाल हमारे साथ अनुज गुप्ता झांसी से है। गोल्ड में आज इंट्राडे में क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए? गोल्ड में कल शाम के सत्र में अच्छी तेजी दिखी थी, रिकॉर्ड के बेहद करीब चला गया था। क्या आज चार्ट पर आपको दिख रहा है एमसीएक्स गोल्ड फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा? 56,562 रुपए का जो रिकॉर्ड हमने हफ्ते के पहले दिन देखा था, वो रिकॉर्ड आज टूटता हुआ दिख रहा है या नहीं? मेरे ख्याल से यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा रुक सा गया है और यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट की उम्मीद रख सकते हैं। अगर ट्रेड स्ट्रेटजी में कुछ अपनाना है तो गोल्ड फरवरी वायदा सेल करने की सलाह रहेगी। 56,360 का एंट्री पॉइंट रहेगा, 56,590 के स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 55,900 के लिए रहेंगे। तो अनुज गुप्ता झांसी, आपके लिए सवाल ये है, गोल्ड पे आपके लिए जवाब ये था प्रथमेश जी की तरफ से। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ विशाल हैं सूरत से। नेचुरल गैस 341 रुपए पर एक लॉट लॉन्ग कर रखा है। अब इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या नीचे में खरीद कर एवरेज करना सही फैसला होगा? क्या प्रथमेश जी, आप क्या लग रहा है, क्या एक तो ऑलरेडी इनको इतना नुकसान हो रहा है, अगर अब नीचे पे खरीदे 19 महीने के निचले स्तर पर है नेचुरल गैस, क्या खरीदने में खरीदारी समझदारी होगी नेचुरल गैस की? मेरे ख्याल से एक काफी ऊपर वाला भाव है इनका और ये काफी होल्ड किए हैं। नेचुरल गैस में हमेशा यही सलाह रहती है कि इसको कैरी फॉरवर्ड ना करे और 260 तक जाने की उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ पे भी इनको एवरेज नहीं करना चाहिए, पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। फ्रेश ट्रेड में फ्रेश एंट्री करके पॉसिबल डायरेक्शन पर सही पकड़े और अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए और स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। ओके, ये व्यू है। जमील भाटी है चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस किस लेवल पर खरीदें और बेचें? प्रथमेश जी। क्रूड को फरवरी वायदा जो है 6470 पे बेचना चाहिए, 6550 को स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 6300 के लिए। नेचुरल गैस में फ्यूचर्स में ट्रेड ना करें, ऑप्शंस में ट्रेड करें। 270 का पुट ऑप्शन जो है जनवरी वायदा खरीदे, 9 रुपए प्रीमियम पे मिल रहा है, स्टॉप लॉस लगाए 3 रुपए की प्रीमियम का, टारगेट रखे 18 रुपए की प्रीमियम का। है पुट खरीदने की सलाह नेचुरल गैस में है। नेचुरल गैस नहीं तो आप फ्यूचर्स में करना है, तो आप बेचना है तो स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं करें, नहीं तो फिर नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर ट्रेडिंग साइकिल से ही आप आउट होने का डर रहता है। ऐसे में बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेडिंग ना करें, डिसिप्लिन ज़रूर मेंटेन आप करें ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो। चलिए एक अहम खबर है, पुरानी ज्वेलरी पर अब को लेकर एक अहम खबर आ रही है कि जो भी गोल्ड ज्वेलरी की हॉल मार्किंग हुई है, उस हॉल मार्किंग नियमों में अब बदलाव आ रहा है। पहले क्या होता था, जितने कई सारे लोगो रहते थे, जिसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो किसी हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पे रहता था, प्योरिटी का मार्क रहता था, एसेइंग सेंटर जो हॉलमार्किंग सेंटर है तो उनकी डिटेल्स रहती थी, मैन्युफैक्चरर्स का, साथ ही ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल रहती थी हर। लेकिन अब जब से HUID आया है तो अब मल्टीपल चीज़ें होने की वजह से सरकार अब नए नियम लाने जा रही है, ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं। और लग रहा है अब सिर्फ HUID ही ज्वेलरी पे रहेगी और ये जो 4 लोगो रहते थे उन लोगों को हटाने की आदेश सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद मेहरा साहब हैं, चेयरमैन हैं जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के। मेहरा जी, क्या खबर है, आप भी उस बैठक में रहे होंगे, सरकार किस तरह से नियमों में बदलाव करने वाली है और इसका क्या असर होगा पुरानी ज्वेलरी पर?
नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते सर। हमारी कल बातचीत हुई थी मिनिस्ट्री के अंदर हॉल मार्किंग के ऊपर। जो 4 मार्क वाला पुराना लोगो है उसको सरकार चाहती है कि हम उसको डिसकंटिन्यू कर दें। हमारी ये मांग रही थी उनसे कि इसको 6 महीने का टाइम दिया जाए। 4 मार्किंग का मार्क को निकाल के 6 नंबर वाला HUID लाने की सोच जो सरकार की है, हम भी उसके साथ पूरा अलाइन करते हैं और हम भी वही सोचते हैं, लेकिन इसको 6 महीने का टाइम दिया जाए। क्योंकि जो पुरानी ज्वेलरी आज भी ज्वेलर्स के पास पड़ी हुई है, जिसके ऊपर 4 सिंबल वाला मार्क है, जो गवर्नमेंट ने खुद ही दिया था, सरकार ने, हॉल मार्किंग सेंटर्स ने, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि वो चीज को वो 6 महीने और कंटिन्यू करे। और एक और चीज हमारी मांग है कि जब ये 6 महीने के बाद जब ये 4 मार्का वाला खत्म हो जाए हॉल मार्किंग का सिस्टम, उसके बाद हम जब हॉल मार्किंग वालों को वापस दें, हॉल मार्किंग एजेंसीज को, तब उसको ₹0 के ऊपर वो वापस हॉलमार्क करके हमें वापस दे। ये हमारी मांग थी। आज तक जैसे उन्होंने बताया कि 1 करोड़ पीसेस पर मंथ हॉलमार्क हो रहे हैं और 80 टन पर महीना मंथ हॉल मार्किंग की फिगर्स, 80 से 90 टन के आसपास की फिगर्स हॉल मार्किंग की आ रही है हर मंथ। सो वो काफी सक्सेसफुली हॉल मार्किंग अभी इंडिया के अंदर आ गया है, बराबर तरीके से लग गया है। ग्राहक को पहले भी शुद्ध सोना मिलता था और आज भी शुद्ध सोना ही मिल रहा है, लेकिन मार्का आने की वजह से कॉन्फिडेंस कस्टमर का और बढ़ते जा रहा है। ओके, यानी HUID आने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इसलिए सरकार ये कदम चाह रही है कि HUID को आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे। जो डिटेल लोगों के जरिए आप देख पाते थे वो HUID के जरिए ट्रैक ऐप के जरिए भी कर पाएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की जालसाजी का सामना नहीं करना पड़े। सर, अब अगला सवाल होगा ज्वेलर्स के लिए, क्योंकि कई ज्वेलर से बात हुई तो उनको लगता है कि अगर पुराने स्टॉक्स में अगर HUID सिर्फ दिलवाएंगे और जो लोगो है उसे अगर हटवाएंगे तो हो सकता है कि वो ज्वेलरी खराब भी हो जाए। तो ऐसे में नुकसान की भरपाई कैसे होगी सर इनकी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर पुराना कुछ मार्का हटाएंगे, नया लगाएंगे, उसको बराबर तरीके से हॉलमार्किंग सेंटर्स के पास भेजेंगे ना। हॉलमार्किंग सेंटर के पास बराबर सिस्टम है कि वो 4 मार्का को बराबर कवर करके उसके ऊपर 6 मार्का का जो लोगो है वो लगा सकते हैं, HUID का। उससे कोई ऐसी लॉस की बात नहीं है, लेकिन जो माल पड़ा होता है, आज अगर 1.5 साल पुराना माल पड़ा है और अभी का माल पड़ा है, अभी का 6 मार्का पड़ा है, पुराना 4 मार्का पड़ा है, एक ज्वेलर को एक एक आई ग्लास लेकर देखना पड़े, उसमें तकलीफ ज्यादा है, ना कि इसमें कि इसके अंदर कोई टूट फूट या कोई रिपेयरिंग का प्रॉब्लम आएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम इस हॉल मार्किंग के सिस्टम की वजह से आएगी, क्योंकि अगर वो पहले भी हॉल मार्क हुआ है तो अभी भी उसके ऊपर हॉल मार्किंग का साफ करके या उसको बराबर करके हॉल मार्किंग सेंटर खुद आपको 6 नंबर का हॉल मार्क करा के देगा। एजेंडा ये है कि वापस ₹50 या ₹45 खर्चा करना एक ज्वेलर के लिए, वो वापस सही नहीं है, जब वो पहले ही उस ज्वेलरी के ऊपर हॉल मार्किंग सेंटर को पैसा देकर हॉलमार्क करवा चुका है। यानी उन पर ये बोझ नहीं आएगा, ये अच्छी बात है। और टूट फूट की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी गुंजाइश बहुत कम लग रही है, ऐसा सैम मेहरा साहब मानते हैं। सर, अब एक बात ज्वेलर्स को लग रहा था कि इसमें हो सकता कि फॉर्जरी हो जाए जो लोगो थे उससे, लेकिन HUID से क्या पूरी तरह से सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसमें कोई भी जालसाजी नहीं होगी? अगर HUID नंबर, क्या इसका डुप्लीकेशन या इसके गलत इस्तेमाल की संभावना तो नहीं है HUID में? देखिए, एक बारी नंबर अब हमने लगा दिया HUID का ज्वेलरी के ऊपर, और वही नंबर अगर कोई दूसरा अपने लेजर मशीन से कॉपी करे, ये एक सोच बन सकती है उसके अंदर। लेकिन जो ऐप है, ऐप के अंदर वजन दिख जाता है ज्वेलरी का। तो वजन दिखने से, ग्रॉस वेट दिखने से फायदा ये होता है कि बहुत बार इस चीज की जालसाजी होनी थोड़ी डिफिकल्ट है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी भी जो BIS है वो काफी ऐप को और तरीके से रिफाइन कर रहा है, जिसके अंदर जो नंबर लगा रहे हैं, जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं, जो सब चीजें हैं, उसको बराबर तरीके से कंट्रोल करने की BIS की काफी मेहनत चल रही है। लेकिन कुछ चीजें हैं, आज अगर समझ लो नोट हो या ज्वेलरी हो, नंबर हो, कुछ चीजें तो हैं जो डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन उसकी जो 0.1 0.2% अगर जो चांसेस हैं, उसको लेकर ही साथ में चलना पड़ेगा। से बनाया जा रहा है कि ताकि पूरी तरह से ट्रैक कर सके आप HUID नंबर के जरिए, तो जालसाजी की संभावना नहीं के बराबर हो। कुछ जो भी शंकाएं हैं उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। सर, अब आखिरी सवाल सैम मेहरा साहब आपसे होगा बजट को लेकर, क्योंकि बजट में अब 12-13 दिन बच गए हैं, 1 फरवरी को बजट आने वाला है। ऐसे में जेम ज्वेलरी सेक्टर की तरफ से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बार?
देखिए हमने तो अपनी डिमांड्स पूरी वित्त मंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब जी को भेज दी है। उसके अंदर हम बेसिक चाहते हैं कि बेसिक ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी है, जो 12.5% ड्यूटी और 2.5% सेस है, उसको 4% कम से कम 12.5% को घटा के 7.5% पे लेकर आना चाहिए, क्योंकि आज भी मार्केट के अंदर दो तरीके के भाव चलते हैं। काफी डिस्काउंट में गोल्ड मिलता है। इस ये अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लोग व्यापार बुक्स में करना चाहते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत आती है। अब पैन कार्ड लिमिट जो है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की करनी चाहिए, क्योंकि आज भी जो लेडीज हैं, घर की लेडीज हैं, जो ज्वेलरी खरीदने जाती हैं, 80 ग्राम 100 ग्राम का कोई सेट खरीदने जाती हैं, तो उनके पास बहुत बार पैन कार्ड नहीं होता है। और आज भी काफी कम तादाद है इंडिया के अंदर जो है टैक्स पेयर्स की। इस वजह से पैन कार्ड की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देनी चाहिए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, आज भी गवर्नमेंट की जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी, 11.1 टन गोल्ड ही आज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आया है, जबकि इंडिया के पास 23,000 to 24,000 टन्स ऑफ गोल्ड है। अगर ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बराबर तरीके से चलाया जाए, जो लेडीज के पास 500 ग्राम सोना है, वो 500 ग्राम सोना को बिना कोई सवाल के इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जमा करवाया जाए और बैंक्स को बराबर तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, तो जो कैड की प्रॉब्लम आ रही है, जो इंडिया के अंदर अगर गोल्ड मंगाना होता है तो फॉरेन मार्केट से ही आता है और इंडियन का डॉलर बाहर जाता है, तो अगर ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बराबर तरीके से यूटिलाइज हो जाए, तो कैड की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर काफी कम हो जाएगी। ईएमआई 22 कैरेट के ऊपर जो है वो अभी भी नहीं है। आप गाड़ी खरीदो, बाइक खरीदो, घर खरीदो, सब पे ईएमआई मिलता है। आज भी जो लोग ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं, उसको ईएमआई के अंदर अगर ज्वेलरी खरीदने की परमिशन दी जाए, तो ज्वेलरी की सेल्स भी बढ़ सकती है और उनके ऊपर बर्डन भी कम रहेगा। कैश परचेज लिमिट इनकम टैक्स की 40A एक्ट के वजह हिसाब से ऐसा है कि अगर कोई कस्टमर अपना सोना बेचने आता है पुराना, इसकी लिमिट 10,000 रुपए ही है कि ज्वेलर एक 10,000 रुपए का कैश ही दे सकता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर के घर में कोई बीमार हो, कोई कोई एंड कंज्यूमर के घर में कोई बीमार हो, उसको लाख रुपए इमीडिएटली चाहिए, या कोई इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, तो 10,000 रुपए के ऊपर कोई भी व्यापारी, कोई भी ज्वेलर को वापस नहीं दे सकता। इसके लिए हमारी मांग है कि 10,000 रुपए से लेके छोड़ के इसकी लिमिट 1 लाख रुपए के करीब की जाए। क्रेडिट कार्ड की जो कमीशन है वो 1% से लेके 2.5% तक है। अगर कैशलेस, जैसे हमारी सरकार चाहती है कैशलेस किया जाए, तो हमारी भी इच्छा है कि इसे कैशलेस किया जाए। तो कैशलेस के अंदर ये है सोच कि भाई आज हमारी पूरी इंडस्ट्री 2.5 से 5% मार्जिन के ऊपर चलती है। अगर क्रेडिट का एजेंसी इतना ले लेंगे तो फिर बिजनेस काफी ऑफ बुक्स भी डाइवर्ट हो जाता है। कैपिटल गेन टैक्स है जो हमने मांग की है कि कैपिटल गेन टैक्स, आज ज्वेलर्स का पैसा बढ़ रहा है, मतलब 20 किलो अगर सोना पड़ा है या 10 किलो पड़ा है, तो सोने का भाव जो 45,000 था, 55,000 या 60,000 हो गया, तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की इनकम, मतलब करोड़ और करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे ही बढ़ा, लेकिन सोना वैसे ही पड़ा है। सोना बेच के टैक्स देना पड़ रहा है। तो कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जितना सोना पड़ा है उतना सोना ही रहना चाहिए, उसके ऊपर भाव बढ़े तो नहीं। जैसे घर में घर का भाव बढ़ गया, फ्लैट का भाव बढ़ गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी का भाव बढ़ गया, या कोई भी दूसरी चीज का भाव बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा रही है। तो ज्वेलरी के ऊपर क्यों लगाई जा रही है इस तरीके से। और ठीक। एक और लास्ट 2 पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगा। एक अशोक चक्र कॉइन्स है जो आज गवर्नमेंट ही बेच रही है, हमारी हेरिटेज ओके। तरीके से बढ़ाना चाह रही है आगे, तो अशोक चक्र कॉइन्स भी हमारे सेक्टर को बेचने को अलाउ करना चाहिए। और कोलेटरल फ्री लोन्स जो है एमएसएमई सेक्टर को 2 करोड़ से 5 करोड़ तक उनकी लिमिट बढ़ानी चाहिए। ओके। ये हमारी सोच है। ओके, तो ये कुछ मांगे हैं जीजेसी की तरफ से इन्होंने रखी है। मेरा साहब, सबसे बड़ी मांग है कि पैन कार्ड के जरिए जो खरीद की सीमा है उसके दायरे को बढ़ाया जाए। जो कैश में हम खरीदते हैं, जिनके लिए पैन कार्ड की डिमांड की जाती है, तो उसके दायरे को बढ़ाने की मांग है, लिमिट को बढ़ाने की मांग है। गोल्ड मोनेटाइजेशन को में जो स्कीम है उसमें सुधार की जरूरत है, ताकि इंपोर्ट पर भी बोझ कम हो, साथ ही ईएमआई पर भी ज्वेलरी खरीद की सुविधा दी। तो ये कुछ मांगे जीजेसी की तरफ से। शुक्रिया मेहरा जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, बजट के दिन सर आपसे मुलाकात होगी। सर ध्यान रखिएगा, 4:30 के इसी शो में आपको बुलाएंगे और बजट पे क्या कुछ निकलता है, आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू जी। वेलकम सर। चलिए, अब वापस लौटते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। रवि जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। रवि जी से सवाल होगा एसके बंसल साहब के लिए। एसके बंसल साहब का सवाल है, ग्वालियर से लेड क्या 200 रुपए पार कर सकता है? रवि देवरा साहब, क्या लग रहा है, 200 रुपए की उम्मीद रखें लेड में? एसके बंसल साहब, मेरे हिसाब से उम्मीद कम रखनी चाहिए। पर्टिकुलर जो फंडामेंटल प्लेस है, आई थिंक जो रिसेंटली चाइना में दिक्कत आई थी और को लेके, वो और के जो फिजिकल स्पॉट प्रीमियम थे वो भी अभी नैरो हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा बिग में उछाल वहां पे रहेगा। अगर आपका बाइंग पोजीशन है 185 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें,
और कुछ भी टारगेट 192 193 जितना मिल जाता है तो मेरे हिसाब से 200 की वेट करने के बजाय आपका लीड का पोजीशन जिंक में शिफ्ट कर ले, वो एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। बट जिंक मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी कमोडिटी है जहां से 10 से 12 रुपए का एक अपसाइड वहां पे ड्यू है। तो अगर आपको 12-15 रुपए पॉइंट के मूवमेंट चाहिए तो लीड में से एग्जिट होकर आपको जिंक प्रेफर कर लेना चाहिए। लेट से जिंक की तरफ शिफ्ट करें, वहां पर ज्यादा मोमेंटम दिख सकता है आपको, ऐसा रवि जी मानते हैं। रवि जी, दो दर्शक, सवाल एक है, राजेश हैं फरीदाबाद से और समीर है बुलंदशहर से, दोनों जानना चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस में ऑप्शंस की रणनीति कुछ है क्या। अब प्रथमेश जी ने तो पुट बाइंग की सलाह दी है, आप क्या सलाह देंगे? डेफिनेटली अभी मुझे लग रहा है कि आज इन्वेंट्री के डेटा अभी है, साथ में क्रूड नेचुरल गैस दोनों के आज साथ डेटा आने हैं। तो डेटा तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस वुड रिमेन अंडर प्रेशर। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 282 का, वो ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो जब तक डेटा में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा मुझे लग रहा है कि पुट बाय करके जाना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। डेटा के बाद कुछ चेंज हो सकता है, अगर प्राइसेस 250 के करीब जितना आ जाए तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा कॉल लेकर 250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप तब ट्राई कर सकते हैं। बट टिल डेटा मुझे लग रहा है कि जो प्रथमेश जी ने स्ट्रेटेजी दी वो बढ़िया स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करें। यानी प्रथमेश जी की कॉल एक बार पुट ऑप्शंस वाली कॉल वापस चला दीजिए ताकि इन दोनों ही दर्शक उनको देख पाएं कि पुट में क्या स्ट्रेटजी है। तब तक अगला सवाल हम लेने की कोशिश करते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मुकुल है, जिंक का इंट्राडे का टारगेट जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, जिंक में आपका व्यू क्या है? रवि जी को तो लग रहा है कि जिंक पर दाव लगाना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे जिंक पर? जिंक में मुझे ऐसा कुछ खास ट्रेड यहाँ पे कुछ बैठ नहीं रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से मैं जिंक यहाँ पे कोई भी ट्रेड यहाँ पे ट्रेड स्ट्रेटेजी देने की सलाह नहीं रखूंगा। जिंक पर आपका टारगेट क्या था रवि जी? एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिएगा जिंक का। जो क्लाइंट को दी थी, जो 200 का लीड का क्वेश्चन पूछ रहे थे, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने स्ट्रेटेजी उसके लिए हाईलाइट की थी। एंड जिंक में 288 के करीब प्राइस चल रहा है। मैं इंट्राडे के लिए उसको सलाह नहीं दूंगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका नजरिया है तो 285 का स्टॉप लॉस लगा के आप 287 के करीब बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 285। एंड अपर साइड मेरा मानना है कि एक बार 295 तक के लेवल आपको जल्दी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसका बेसिक रीजन ये है कि लंदन मेटल एक्सचेंज में जो इन्वेंट्रीज के नंबर है सिग्निफिकेंट लो है। अगर पूरे वर्ल्ड का कंजम्पशन का देखे तो सिर्फ 3 से 4 दिन चले इतना ही वहां पे इन्वेंट्री स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है कि लोअर इन्वेंट्री है, उस हिसाब से आगे जाके प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट जिंक में मिल सकता है। यानी लोअर इन्वेंट्री का फायदा मिलेगा, एलएमई वेयरहाउसेस में जो लोअर इन्वेंट्री उसका फायदा दिख सकता है। क्लोजिंग बेसिस पे 285 का आप यहां पे स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। 295 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग डे में देखने को मिल सकता है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कीजिएगा। दीपक सक्सेना है भोपाल से, गोल्ड 56,200 रुपए में शॉर्ट किया है। इनके शॉर्ट के भाव से 100 रुपए ऊपर है। रवि जी क्या सलाह देंगे इनको? टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बता दीजिए। जरूर से अगर ये 56,180 के करीब आ जाता है तो एक बार सेल में से एग्जिट हो जाना चाहिए। आज ये इंट्राडे वोलेटिलिटी में शायद आपके प्राइसेस के नीचे एक बार यूएस के मार्केट ओपनिंग के टाइम पे आपको मिल जाएगा, तो वहां पे एक बार एग्जिट कर ले। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी कोई ऐसे फंडामेंटल चेंज नहीं हुए जो गोल्ड के लिए बेरिश है। शायद थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में जो कल 101.40 के लेवल से उछाला है इस हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट जब तक 56 के नीचे क्लोज नहीं होता ट्रेंड पॉजिटिव है। तो क्लोजिंग बेसिस पे 56 का स्टॉप लॉस लगा के आप वहां पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 56,500 तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। तो आई थिंक अगर सेकंड हाफ में कुछ भी लोअर लेवल मिलते हैं टिल टू योर कॉस्ट तो वहां पे एक बार एग्जिट करके बाय पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। ओके, शिवशंकर बंसल है दिल्ली से। प्रथमेश जी, इंट्राडे में चांदी में कोई ट्रेड है क्या इनके लिए? बेचना चाहिए, मार्च फायदा 69,320 के पास में 70,100 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 67,700 के रखनी चाहिए। सहमत है रवि जी? आपको भी लग रहा है इंट्राडे में चांदी बेच कर जाएं? जरूर से बेस मेटल की वीकनेस इस हिसाब से गोल्ड से अंडर परफॉर्म चांदी कर सकता है। मुझे भी लग रहा है कि उछाल पे बेचना सही स्ट्रेटेजी हो सकती है। आज कोई ज्यादा इतना इकोनॉमिक डेटा है नहीं, तो थोड़ा कंसोलिडेशन के पार्ट से डाउन साइड रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 68,200 पे मेरी बेचने की सलाह चांदी में रहेगी। 68,500 के स्टॉप लॉस के साथ
डाउन साइड मेरा मानना है कि लिमिटेड डाउन साइड आपको 67,800 एंड 67,200 तक एक डाउन साइड मिल सकते हैं। तो 67,200 के टारगेट के लिए एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड सेट है, तो वहां पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ओके रवि जी, छोटा जवाब दीजिएगा। मोहम्मद फरहान है रामपुर से, मेंथा ऑयल क्या करे? क्वेश्चन मुझे जी मेंथा पर। मेंथा ऑयल में मेरे हिसाब से अभी थोड़ा जो तेजी था वो अटक गया है, क्योंकि चाइना से जो सिंथेटिक मेंथा का सप्लाई वो फिर से बढ़ गया है। तो मुझे लग रहा है कि 1030 के करीब बेच के चले। 1045 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड मेरा मानना है कि 1000 तक के लेवल देखने चाहिए। ओके प्रथमेश जी, छोटा जवाब दीजिएगा। क्रिश दिल्ली से, कॉपर में क्या करें? बेचने की सलाह रहेगी, 772 पे बेचने की सलाह रहेगी। 775 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 763 के लिए रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दलहन मार्केट की, और हमारे साथ सुनील बलदेवा साहब जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एफ्टा के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सुनील जी, तुअर को लेकर चिंता है। पिछले एक साल में अगर देखें तो 10% के आसपास भाव बढ़े हैं, लेकिन सप्लाई को लेकर चिंता है। सरकार का जो फर्स्ट एस्टीमेट था उससे कम उत्पादन की संभावना लग रही है। अराइवल की जो स्थिति है महाराष्ट्र कर्नाटक में वो कम है, गुजरात में भी अराइवल्स कम है। क्या लग रहा है यहाँ से दाम और बढ़ने वाले हैं तुअर के? आपका अनुमान क्या है? क्योंकि जो इंपोर्ट भी होने वाले हैं उसमें कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अभी हार्वेस्टिंग सीजन नहीं है, तो हो सकता है कि वक्त लगे नया आने में। आपके पास ग्राउंड की ज़्यादा रिपोर्ट होगी, बताइए सर। आपका पहले प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने ये कहा था कि तुअर का क्योंकि वेदर जो है वो फेवरेबल नहीं रहा था, इसलिए न केवल तुअर बल्कि तुअर, उड़द और मूंग तीनों में ही यील्ड की कंसर्न थी और यील्ड काफी कम बैठी थी, जिससे प्रोडक्शन को काफी लॉस हुआ था। लेकिन चूंकि मूंग जो है सरकार के पास काफी है, 8 लाख टन मूंग सरकार के पास है, तो वहां पे सप्लाई भी का ये जहां तक कंसर्न है सप्लाई ठीक रहेगी। उड़द की बात करें तो उड़द बर्मा में फसल अच्छी है, करीबन 6.5-7 लाख टन का उड़द में पैदावार बर्मा से इस बार रिकॉर्ड पैदावार है, और भाव भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होने से ठीक ठाक है, इसलिए वो भी मूंग की उड़द की सप्लाई भी बर्मा से हो रही है। जहां तक कंसर्न तुअर का है, तुअर कर्नाटका में भी काफी लॉस हुआ है यील्ड का, और महाराष्ट्र में भी काफी, विदर्भ और मराठवाड़ा दोनों एरिया में काफी लॉस हुआ है, और कुछ बीमारियां भी हो गई थी जिससे वजह से डैमेज भी हुआ है, जिसकी वजह से यील्ड में काफी प्रॉब्लम आई है। तो तुअर का ओवरऑल की बात करें तो 25 से 30% का प्रोडक्शन जो है नॉर्मल से कम बैठने की आशंका है। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल मार्केट की बात है, अफ्रीका से करीबन 3.5 लाख टन माल आ चुका है, और करीबन लाख टन माल और आने की उम्मीद है, तो 4.5 लाख टन माल जो है मोजम्बिक और बाकी कंट्रियों से आ जाएगा, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीनों में भाव जो है या तो स्टेबल है या थोड़े बहुत ही बढ़ पाए हैं। अब चूंकि अपनी डोमेस्टिक की अराइवल चालू हो गई है, हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा अराइवल नहीं हुई है, और प्रोडक्शन कम होने से किसान भी माल जो है वो रोक रोक के ला रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बर्मा में फसल ठीक ठाक है, वहां 70-75 हजार टन पिछले साल का स्टॉक है, और इस साल भी 1 लाख टन नॉर्मल से ज्यादा क्रॉप है। तो मुझे लगता है फरवरी ऑनवर्ड बर्मा से जो है वो सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो दोबारा जो है एक प्रेशर थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा मंदी में इसलिए नहीं हूं कि 25-30% यदि क्रॉप डोमेस्टिक कम होती है तो भाव पे जो है वो इफेक्ट होना जरूरी है। लेकिन फिर भी चूंकि 3 स्टेट में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और करीबन 6 स्टेट का चुनाव जो है साल के लास्ट में है, और 2024 में पूरे इंडिया के लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत ज्यादा तेजी आने देगी। और जो ही किसानों का माल जो है वो कम होगा, और यदि स्टॉक सरकार को दिखाई देगा तो सरकार कुछ कार्रवाई भी कर सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेजी में रहना चाहिए या बहुत बड़ा स्टॉक इसका तुअर का करना चाहिए। यानी बहुत तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। सर अब एक दर्शक है वो सवाल जानना चाह रहे हैं कि अगर तुअर का स्टॉक कम है या उत्पादन कम होने की संभावना है, और यही एक दाल है जो एमएसपी के काफी ऊपर है, और उड़द भी एमएसपी के आसपास ही है, बाकी दाल तो एमएसपी के नीचे है, तो उनका सवाल यह है कि क्या चने में यहां से तेजी आने की संभावना दिख रही है क्या आपको?
तुअर और उड़द की जहां तक बात करें तो चने पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट इफेक्ट मसूर का आता है। और मसूर जो है भाव नीचे होने से तुअर के भाव को ही वो नीचे की तरफ पुल करेगी। और जहां तक चने का भाव है, चने चने की बात है, चना करीबन 21 लाख टन गवर्नमेंट के पास है। और पिछले आगे आने वाले दिनों में 3 बड़े स्टेट जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव है, इसलिए वहां पे सरकार को नए माल को एमएसपी पे खरीदने का प्रेशर रहेगा। इसलिए सरकार जो है, मुझे ये लगता है कि जनवरी और फरवरी में अपने माल को डिस्पोज ऑफ करने की तरफ ज्यादा ध्यान देगी। और आपने देखा भी है कि नाफेड का सेल जो है वो करीबन 200-250 रुपये प्राइस गिरा भी है और शायद आगे भी गिर सकता है, क्योंकि सरकार को गोडाउन खाली करने होंगे नए चने के प्रिक्योरमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार की सेल का, चाहे एफसीआई चाहे नाफेड हो, सेल का प्रेशर रहेगा। इसलिए इसमें अभी चूंकि दूसरी दालें तेज है, ये सोच के चने में अभी तेजी नहीं की जानी चाहिए। हाँ, 15 फरवरी तक जरूर देखना चाहिए। 10% चने की जो है बिजाई, 10 से 12% चने की बिजाई कम है, लेकिन सरकार का 21 लाख टन का स्टॉक पकड़े और 80 लाख टन पकड़े तो 25 लाख टन जो है, 25% जो है केवल सरकार के पास ही स्टॉक है। तो टोटल सप्लाई देखेंगे तो 15% सप्लाई, इस साल भी 12-15% सप्लाई जो है ज्यादा रहेगी। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा भाव इसके चने के बढ़ेंगे। चने के भी दाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही है और तुअर को लेकर भी यही अनुमान है कि यहाँ से बहुत तेज़ी की उम्मीद में नहीं बैठे और इस उम्मीद में स्टॉक भी नहीं करे, ऐसा बलदेवा साहब की तरफ से आप लोगों के लिए सलाह है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों के सवालों के फटाफट सवालों के जवाब दिए। लेकिन कल एक स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कमोडिटी ब्रोकर्स की बजट से क्या है डिमांड, क्या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से इस बार मिल पाएगी राहत, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की कितनी है गुंजाइश, बढ़ते करेंट अकाउंट घाटे के बीच राहत की कितनी उम्मीद है, क्या बढ़ पाएगा कमोडिटी मार्केट का दायरा, बैन हुए एग्री वादा की होगी री एंट्री, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एनमी के प्रेसिडेंट से होगी बात, ग्राउंड पर ब्रोकर संगठनों के बीच होगी ईटी नाउ स्वदेश